नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण विषय महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में वैगनर का जो सिद्धांत है, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह सिद्धांत है, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं हमारे पृथ्वी पर तीन महत्वपूर्ण उच्चावच पाए जाते हैं और वो तीनों उच्चावच क्रमशः प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इनमें हम प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं उनमें महाद्वीप और महासागरों को शामिल करते हैं और वर्तमान में महाद्वीप और महासागरों की जो स्थिति पाई जाती है, जिनका क्रम पाया जाता है, वो किस प्रकार से बनता है, यह हम वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हमारी पृथ्वी पर जो महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भागों की जो स्थिति है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी के समस्त भूभाग के लगभग 71% भाग पर जल की प्रधानता तथा लगभग 29% भाग पर स्थल की प्रधानता पाई जाती है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हमें स्थल की प्रधानता मिलेगी और दक्षिण गोलार्ध में जल की प्रधानता मिलेगी। इसी कारण हम उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को जल की अधिकता के कारण जलीय गोलार्ध का नाम देते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग और स्थलीय भाग ये लगभग त्रिभुजा आकार में हमें देखने को मिलते हैं। जब हम महाद्वीपों के या स्थलीय भाग की बात करते हैं तो महाद्वीपों के जो आधार हैं वो हमें उत्तर में और इनके जो शीर्ष हैं वो दक्षिण में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार हम महासागरों की बात करते हैं तो महासागर भी हमें त्रिभुज आकार में देखने को मिलते हैं, जिनका त्रिभुज आकार में देखने को मिलते हैं, जिनका आधार हमें दक्षिण में और शीर्ष उत्तर में। तो हम देखते हैं कि जो स्थलीय और जलीय भाग है वो लगभग त्रिभुजा आकार में पृथ्वी पर स्थित है। स्थल भाग की हमने बात की तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़कर लगभग सभी महाद्वीप त्रिभुज आकार के देखे जा सकते हैं। हम इसी क्रम में जब जलों की या जलीय भाग की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध के पास चतुर्दिश दिशा में जल का विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं तो वहां उसके आसपास स्थल भाग का विस्तार हमें देखने को मिलता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव के आसपास का जो क्षेत्र है वहां जल की विशालता देखने को मिलती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। स्थल भाग की वहां हमें प्रधानता देखने को मिलती है। जब हम धरातल पर जल और स्थल के वितरण की बात करते हैं तो धरातल पर जल और थल भाग एक दूसरे के विपरीत हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि पृथ्वी का लगभग 44.6% भाग सागर के विपरीत सागर हमें देखने को मिलते हैं, जबकि 1.1% भाग पर स्थल के विपरीत स्थल देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में स्थलीय भागों का लगभग 95% भाग सागर के विपरीत यहां मिलता है।
तो जब हम महाद्वीप और महासागरों के उत्पत्ति, जल स्थल के वितरण के तथ्यों की बात हम करते हैं, तो वैगनर ने इस संबंध में महाद्वीपों, महासागरों, द्वीप समूह आदि की उत्पत्ति के संबंध में अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्हीं तथ्यों के आधार पर हमारे सामने रखा और यह सिद्धांत वैगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया। वैगनर मुख्य रूप से जलवायु वेता था और इन्होंने पृथ्वी के विभिन्न स्थल भागों पर जो जलवायु में परिवर्तन हुए उसके बारे में ये अध्ययन करना चाह रहे थे। लेकिन इसी क्रम में वैगनर मानते हैं या तो महाद्वीपों पर जलवायु में परिवर्तन होता है या फिर महाद्वीप या स्थलीय भागों का प्रवाह होता है या स्थानांतरण या ये गति करके एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो इसी आधार पर वैगनर ने अपना प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया और वैगनर ने जो सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया वो कुछ आधार लेकर इन्होंने यह सिद्धांत दिया, क्योंकि वैगनर मानता है कि अंटार्कटिक में जो कोयले के लोह भंडार या कोयला भंडार मिले हैं, ग्लोसोपोटेरिस वनस्पति विभिन्न महाद्वीपों में हमें देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में हिमयुगीन चिन्ह देखने को मिले हैं। राजस्थान के थार और अंटार्कटिक बर्फीले मैदानों पर विलुप्त सारस प्रजाति के अवशेष के आधार पर वैगनर ये मानता है कि प्राचीन काल में ये स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे और कालांतर में ये स्थल भागों में प्रवाह होता है तथा वर्तमान स्थिति में महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। इसी सिद्धांत की जब हम शुरुआत करते हैं 1912 में वैगनर अपना सिद्धांत हमारे सामने रखता है और वैगनर मानता है कि आरंभ में जो स्थल भाग आपस में जो जुड़े हुए थे उनको वैगनर ने पेंजिया नाम दिया। कुछ छोटी मात्रा में पेंजिया पर जल राशि मौजूद थी। चारों ओर जो जल आवर्त था, विशाल जल राशि थी, उसको वैगनर ने पेंजिया नाम दिया। कार्बेनिफेरस युग में सभी स्थल भाग एक थे और उसके बाद में कार्बेनिफेरस युग के उत्तरार्ध की हम बात करते हैं तो वैगनर बताता है कि उत्तरार्ध में, कार्बेनिफेरस के उत्तरार्ध में पेंजिया का विभाजन होता है और ये विभाजन होकर यहां दो भागों में पेंजिया बढ़ता है। ये पेंजिया का नाम यहां वैगनर इस स्थल भाग को देता है और इसके चारों ओर पैंथालासा और ये पेंजिया, दो भागों में इसका विभाजन होता है। उत्तरी भाग लॉरेशिया और दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग लॉरेशिया और दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड और दोनों के मध्य टैथिस सागर का निर्माण होता है। लॉरेशिया के अंतर्गत वैगनर ने उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया को माना, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये भाग गोंडवाना लैंड में वैगनर मानता है। जैसे कार्बेनिफेरस के उत्तरार्ध में दोनों का विभाजन होता है, उसके बाद में जुरेसिक काल में ये प्रवाह करते हैं पश्चिम दिशा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, और ये दोनों भाग कई भागों में विभक्त होते हैं और वर्तमान में जो हमारे महाद्वीप और महासागरों का जो स्वरूप है वो बनता है। इसी
सिद्धांत में वैगनर मानता है कि जो प्रवाह होते हैं, चाहे वो भूमध्य रेखा की ओर हो चाहे वो पश्चिम की ओर हो, तो भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह होता है उसमें गुरुत्व और प्लवनशीलता का बल काम करता है, जबकि महाद्वीपों का पश्चिम की ओर या स्थल भाग का पश्चिम की ओर जो प्रवाह होता है वो सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है, ज्वारीय शक्ति है, उसके कारण से ये पश्चिम की ओर प्रवाह करता है। वैगनर अपने इस सिद्धांत में यह भी मानता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, जिसको हम सियाल बोलते हैं, वो अबाध गति से सीमा पर तैर रहा है। तो ये अपने सिद्धांत में मुख्य बिंदुओं को वैगनर ने शामिल किया। अब यहाँ वैगनर पर्वतों के निर्माण और द्वीपों के निर्माण के संबंध में ये बताता है कि यहाँ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का जब जुरासिक काल में विभाजन होता है और महाद्वीपों का जो स्वरूप है वो बदलता है, और यहाँ अमेरिका, यहाँ एशिया और यहाँ अफ्रीका, ये भारत, तो जो पश्चिम की ओर जो प्रवाह करता है भाग, उसकी गति असमान होती है, जिसके कारण से यहां अंध महासागर की जो आकृति है वो एस आकार की हो जाती है। असमान गति के कारण अंध महासागर एस की आकृति का रूप लेता है। इसी क्रम में ये बताता है कि जब महाद्वीपीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाह करते हैं तो महासागरीय तली खिसक कर महाद्वीपीय जो तली है उसके ऊपर आ जाती है, यानी महासागरीय तली महाद्वीप जो स्थल भाग हैं उनके नीचे आ जाती है, और यहां पर संपीड़न बल के कारण ये भाग महाद्वीपों के पश्चिमी जो भाग हैं, अमेरिका के उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी भाग हैं, वो संपीड़न बल के कारण ऊपर उठते हैं और यहाँ रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण होता है। इसी क्रम में यहाँ आल्प्स और हिमालय पर्वत श्रृंखला की वैगनर ने जब बात की तो यूरेशिया का भाग, अफ्रीका और दक्षिणी भारत का जो भाग है वो विषुवत रेखा की ओर गति करता है गुरुत्व और प्लवनशीलता के बल के कारण, और यहाँ पर 33 सागर है वो पहले 33 भूसंगति में बदलता है, और ये दोनों भाग जब एक दूसरे के सामने टकराते हैं तो 33 भूसंगति में संपीड़न बल के कारण यहाँ वलन पड़ता है और यहाँ वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जिसमें आल्प्स पर्वत और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। इसी क्रम में वैगनर द्वीपों और द्वीपीय तोरण की उत्पत्ति के संबंध में भी अपनी बात अपने इस सिद्धांत में हमारे सामने रखी और यह बताने का प्रयास किया कि जब स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाह कर रहे थे तो उसके कुछ भाग यानी स्थल के कुछ भाग उस प्रवाह का साथ नहीं दे पाए और वो पीछे छूट जाते हैं, टूटकर वो अलग हो जाते हैं, और इस आधार पर द्वीपों और द्वीपीय तोरण का यहां निर्माण होता है। तो वैगनर ने अपने प्रवाह सिद्धांत में महाद्वीप और महासागरों, द्वीप और द्वीपीय तोरण का निर्माण के बारे में हमारे सामने अपना सिद्धांत रखा, अपनी बात रखी, और अपने इस सिद्धांत की जब पुष्टि करता है वैगनर, तो इस पुष्टि में यह बताता है कि जब हम दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के भागों को आपस में पास लाते हैं, यानी दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट, इनको आपस में हम मिला सकते हैं। जिगसा फिट की स्थिति में ये दोनों महाद्वीप हम
ला सकते हैं, इनको आपस में फिट किया जा सकता है। दूसरा, दोनों जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, यहाँ पर पर्वतों के जो क्रम पाए जाते हैं, पर्वत क्रम यहाँ पाए जाते हैं, वो हर्षेनियन और कॉलोनियन जो पर्वत हैं उनमें यहाँ समानता मिलती है। जीवाश्म और यहाँ जो तलछटों के जमाव हैं उनमें यहाँ समानता मिलती है। जलवायु में यहाँ समानता मिलती है और पृथ्वी की जो हलचलें होती हैं वो यहाँ समान रूप से देखी जा सकती हैं। फिर वैगनर अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण रखता है कि वर्तमान में महाद्वीपों में प्रवाह हो रहा है और वो मानता है कि ग्रीनलैंड प्रति वर्ष 20 फीट पश्चिम की ओर प्रवाह कर रहा है, जबकि महाद्वीपीय भाग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष पश्चिम की ओर प्रवाह कर रहा है, यानी खिसक रहे हैं। इसके साथ गोंडवाना लैंड के जो कुछ भाग हैं उनमें हिमयुगीन अवशेष या हिमयुगीन चिन्ह यहां देखने को मिलते हैं। ग्लोसोपोटेरिस वनस्पति है, विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाती है। महासागरीय में जो तली में प्रसार होता है, महासागरीय तली में जो विस्तार होता है, वो भी हमारे सामने ये सिद्ध करता है कि वास्तव में महाद्वीप और महासागरीय भागों में प्रवाह होता है। लेकिन कुछ भी हो, वैगनर ने महाद्वीप और महासागरों की जो उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत दिए, उनकी कुछ आलोचनाएं भी हुई और उन आलोचनाओं में मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं तो हमने अभी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के भागों को जिग्सा फिट की स्थिति में बताया कि हम आपस में इनको मिला सकते हैं, लेकिन आधुनिक जो अध्ययन है वो बताते हैं कि गिन्नी तट के पास इनको आपस में मिलाया नहीं जा सकता। लगभग 15 डिग्री का अंतर यहां पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि पश्चिम में अगर प्रवाह ज्वारीय शक्ति के कारण होता है, इतनी ज्वारीय शक्ति यहां काम करती है कि स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाह करते हैं, तो आधुनिक जो अध्ययन है ये बताते हैं कि अगर इतनी ज्वारीय शक्ति यहां काम करती है तो इतनी ज्वारीय शक्ति के कारण पृथ्वी का जो परिभ्रमण है वो 1 साल में रुक जाएगा। फिर वैगनर ने अपने सिद्धांत के आरंभ में ये बताने का प्रयास किया कि सियाल सीमा पर अबाध गति से तैर रही है, लेकिन पर्वत निर्माण के संबंध में जब वैगनर अपनी बात रखता है कि यहाँ रुकावट होती है, तली महासागरीय तली नीचे आती है, संपीड़न बल काम करता है, तो यहाँ रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। तो अपने सिद्धांत में भी विपरीत बात वैगनर ने कह डाली। मुख्य जो बात है, वैगनर ने बताने का प्रयास किया कि कार्बोनिफेरस युग में इनका विभाजन होता है, जुरेसिक युग में महाद्वीपों का विभाजन होता है। तो आधुनिक युग में, जब हम वर्तमान काल की बात करते हैं तो भूगोलवेत्ता ये जानने का प्रयास करते हैं कि कार्बोनिफेरस और जुरेसिक युग में ही महाद्वीपों में विभाजन क्यों हुआ, उसके बाद में इनमें विभाजन क्यों नहीं हुआ। तो इस संबंध में वैगनर अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाता। तो यह हमने वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में पढ़ा। कुछ भी हो, लेकिन वैगनर ने आने वाले भूगोलवेत्ताओं के लिए या भूगर्भ शास्त्रियों के लिए एक आधार हमारे सामने, इनके सामने रखा, क्योंकि आज भी इस सिद्धांत को महाद्वीप और महासागरीय जो भाग हैं उनके संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और इस सिद्धांत के आधार पर कई अन्य सिद्धांत भी हमारे सामने आए जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। थैंक यू।